हेलो, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज। अब इस क्लास में हम जो क्वेश्चंस टारगेट करेंगे वो दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश में। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज़ अंकुर नाथ। आई हैव क्लियर्ड एसएससी सीजीएल 2024 विद रैंक 33। इसके अलावा भी मैंने काफ़ी एग्जाम्स निकाले हैं। एसएससी सीजीएल 2023 भी मेरा निकला था और सीपीओ 2022 भी निकला था। और इसके अलावा भी सीडीएस एफकेट काफ़ी एग्जाम्स निकाले हैं और मेरा मैथ्स में स्कोर हमेशा से अच्छा रहा है। तो मैं अब आपको इस वीडियो में जैसे मैं अप्रोच लगाता था मैथ्स को क्वेश्चंस करने के एग्जाम में, उसी तरीके से मैं आप सभी को वही सिखाने के लिए ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इस सीरीज़ में वो हमने उस बेसिस पे डिज़ाइन किए हैं जो एसएससी में पूछे जाते हैं, जो एसएससी ट्रेंड चल रहा है एसएससी का क्वेश्चंस पूछने का, उस बेसिस पे। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हैं जो एसएससी ने पूछे हुए हैं किसी अपने सीएचएसएल में, कभी कभी सीपीओ में। जो क्वालिटी क्वेश्चंस हैं उन सभी को हमने पिक किया हुआ है इस सीरीज़ में। चलिए विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1। जैसे ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, पहले आप कोशिश करिए खुद सॉल्व करने की, उसके बाद आप हमारी अप्रोच देखिए, मतलब मेरी अप्रोच देखना कि मतलब किस हिसाब से सॉल्व करना है एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं जिसका सेंटर है ओ। ये बना दिया सेंटर ओ। सी इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क बिटवीन ए एंड बी। और ए बी जैसे एक कॉर्ड है तो ये मैंने एक कॉर्ड बना दी ए बी। अब यहाँ पे एक पॉइंट में सी माइनर आर्क में है तो माइनर आर्क में सी बना दी। द टेंजेंट टू द सर्कल, जो टेंजेंट है वो एक पॉइंट ए से जा रही है, एक पॉइंट बी से जा रही है और मिल रही है दोनों पी पॉइंट पे। तो ये हो गया हमारा पी पॉइंट। एंगल ए सी बी की वैल्यू हमें दे रखी है 108 डिग्री। तो ये एंगल ए सी बी क्रिएट कर दिया यहाँ से, ये वाला एंगल है, इसकी वैल्यू है 108 डिग्री। तो अब हमसे पूछा हुआ है ए पी बी, ये वाला एंगल हमें निकालना है थीटा। तो अगर हम देखें तो ट्राइंगल बन रहा है ए पी बी। अगर आप इस ट्रायंगल को देखेंगे ए पी बी को, तो यहाँ से जो पॉइंट सी है वो एक इंसेंटर की तरह काम कर रहा है। जिसको ना पता हो इंसेंटर निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 90 प्लस में हाफ ऑफ एंगल जो उसके सामने बन रहा हो। जैसे ये पॉइंट सी है तो इसके सामने एंगल बन रहा है ए पी बी। तो अब मेरे को ए पी बी निकालना है, तो मेरे पास ए सी बी की वैल्यू है 108 डिग्री। तो 108 इक्वल हो गया 90 प्लस में हाफ ऑफ एंगल ए पी बी। अब यहाँ से एंगल ए पी बी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 90 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 18 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए पी बी। तो 36 डिग्री आंसर आ गया ए पी बी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 36 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1। अब आप में से देखना कितनों की अप्रोच यही थी और कितनों ने इसको थोड़ा लंबा किया है। ये सबसे छोटा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, उसमें हम रिप्लाई कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम का, जिसमें लिखा है ए और बी टुगेदर एक पाइप टैंक को फिल करते हैं 1.5 घंटे में। तो ऐसे जो जो दिया हुआ है वो आप लिख लें पहले। ए और बी 1.5 घंटे में भर रहे हैं किसी टैंक को, और वहीं पे जो सी है वो अकेले एक टैंक को खाली करता है 4.5 घंटे में। आउटलेट पाइप है तो इसको 4.5 में, और इसको ये नेगेटिव में ले लो क्योंकि ये जो है खाली कर रहा है। आउटलेट है व्हेन ओनली ए एंड सी आर ओपन टुगेदर द एम्प्टी टैंक कैन फिल्ड इन 6 आवर्स। ए और सी मिलके 6 घंटे में करते हैं, टैंक को भर देते हैं 6 घंटे में। तो ये पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप बी टू फिल द एम्प्टी टैंक व्हेन ओपन अलोन। तो अब देखिए इसका जो एलसीएम लेंगे हम 1.5 का और 4.5 का, ये आ जाएगा 9। तो यहाँ से जो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी वो तो आ जाएगी 2 माइनस में क्योंकि आउटलेट है, और 1 ए और बी की आ जाएगी, इसको लगेगा 6। तो ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई 6, और सी की अकेले की एफिशिएंसी है -2 क्योंकि वो आउटलेट पाइप है। और यहाँ से जो आएगी ए और सी की एफिशिएंसी वो आएगी 1.5 क्योंकि 6 × 1.5 इक्वल होगा 9 के। तो यहाँ से ए और सी की भी लिख दीजिए 1.5, और यहाँ से आपको सी की पता है -2, ए -2 इक्वल टू 1.5। ये इधर जाके ए की वैल्यू आ जाएगी 3.5। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो पाइप बी है, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी 6 है आपका, तो 6 में से जब मैं 3.5 माइनस करूँगा तो बी आ जाएगा 2.5। अब 2.5 को जो टोटल है मेरे पास वो 9 है, और पूछा है कि बी कितने में करेगा। बी की जो एफिशिएंसी है वो 2.5 है, तो यहाँ पे 25 लिख लो, यहाँ पे 90 कर दो, पॉइंट हटा के 0 ऊपर कर दिया। तो ये जाएगा 90 को 25 से डिवाइड कर देंगे तो 75 3 पे जाएगा, बचेगा 15 रिमाइंडर, और 15 को मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ मिनट में क्योंकि आंसर, तो ये आ जाएगा 900। और इसको 25 से काटूँगा तो ये 25 पंजे 75 3 पे,
और 15 0 150 6 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 घंटे 36 मिनट। ऑप्शन नंबर बी 3 आवर 36 मिनट्स, ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है स्पीड एंड बोट एंड स्ट्रीम वाला कंसेप्ट है इसमें। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ करंट। तो करंट की स्पीड भी नहीं है आपके पास, बोट की स्पीड भी नहीं है, तो करंट की स्पीड मैं मान लेता हूँ x। तो जो स्पीड ऑफ बोट है वो स्टिल वाटर में 3 टाइम्स है, तो बोट की स्पीड हो गई 3x, क्योंकि जो 3x है। इफ़ द बोट टेक्स 15.5 सेकंड्स टू रीच अ सर्टेन पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब है डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाती है, तो स्पीड हो जाएगी 4x, 3x प्लस x 4x। अब ये बोल रहा है कि कितना टाइम एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। यहाँ पे ये जो वर्ड है एक्स्ट्रा, इसको आपको फोकस करना है, कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा जब सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे अपस्ट्रीम। तो अब डिस्टेंस मेरे पास नहीं है, कुछ भी नहीं, तो डिस्टेंस को मैंने मान लिया d, और टोटल स्पीड है मेरे पास 4x, तो ये आ गया मेरे पास टाइम। ठीक है, अब यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे मेरे को टाइम दिया हुआ है, जो टाइम है मेरे पास 15.5 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो यहाँ से मेरे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 4x इंटू में 15.5। अब बोला है कि सेम डिस्टेंस है लेकिन स्पीड जो है वो अपस्ट्रीम जा रहा है अब, तो डिस्टेंस सेम आ गया 4x इंटू में 15.5, ये मेरे पास डिस्टेंस है, और जो अपस्ट्रीम में मेरी स्पीड हो जाएगी 3x माइनस एक्स विच इज़ 2x। अब यहाँ पे मेरे को निकालना है टाइम, तो x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, ये 4 कट गया, तो ये 31 आंसर आ गया टाइम का। लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि इसमें पूछा कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो 31 में से जो मेरा पहले टाइम लग रहा था वो 15.5 लग रहा था, उसको माइनस करूँगा तो 15.5 आएगा, ये मेरा आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे होंगे इसमें 31 सेकेंड देख के, 31 ऑप्शन में देख के मार के आंसर अगला चले जाएंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। इसका आंसर है 15.5 सेकेंड्स। अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अ कोनिकल टेंट हैज़ अ रेडियस ऑफ 7 मीटर एंड अ वर्टिकल हाइट ऑफ 24 मीटर। तो रेडियस दे रखा है 7 मीटर, जो चीज़ें दी हैं गिवन है उनको लिखते चलो। हाइट है 24 मीटर। इसमें पूछा हाउ मेनी सैक्स ऑफ राइस कैन बी एम्प्टीड इनटू इट इफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय राइस इन ईच सैक इज 2 मीटर क्यूब। राइस का वॉल्यूम दे रखा है मेरे को, राइस के बोरे का 2 मीटर क्यूब है, और पूछा कितने बोरे आ सकते हैं इतने स्पेस में। तो बस कुछ नहीं है, दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो हमारे पास राइस का वॉल्यूम है वो है 2 मीटर क्यूब। दोनों को इक्वेट करूँगा तो एक जो फिक्स नंबर आएगा वो मेरा आंसर होगा। अब यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दे रखा है 7 इंटू 7, हाइट मेरे पास है 24, और डिवाइड करना है इसको कितने के साथ, 2 के साथ, क्योंकि जो बोरे का वो वॉल्यूम है राइस सैक का वो 2 मीटर क्यूब है। तो यहाँ 7 से 7 कट गया, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 12, और 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 4, तो ऊपर बच गया 22 इंटू में 7 इंटू 4 28। तो 28 को 22 से मल्टीप्लाई करूँगा तो लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 जगह 6 है तो इससे होगा नहीं, तो आंसर निकालना ही पड़ेगा। तो 28 को 22 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 56, 28 इंटू 2, यहाँ पे 56, तो 6, 6 5 11, 616 आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो बेस ऑफ अ ट्राइंगल है वो इक्वल है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर के, जिसका डायगोनल दे रखा है मेरे को 7√2 सेंटीमीटर। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a, जहाँ पे जो a होता है वो साइड ऑफ स्क्वायर होती है। तो डायगोनल कितना दे रखा है 7√2, तो 7√2 से √2a, तो यहाँ पे मेरे पास साइड आ गई 7, 7 मेरे पास आ गई साइड। अब जो बेस ऑफ ट्राइंगल है इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड्स, तो 7 इंटू में 4, ये मेरे पास आ गया पेरीमीटर। तो 28 आ गया मेरे पास पेरीमीटर, यही बेस हो जाएगा ट्राइंगल का, क्योंकि उसमें बोला हुआ है कि बेस जो है वो पेरीमीटर के इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू बेस। यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ, आप समझ जाना, बेस। और हाइट इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 169 सेंटीमीटर, और जो हाइट है ट्राइंगल की वो इक्वल है जो साइड होगी स्क्वायर का जिसका एरिया है 169। तो साइड निकालने के लिए रूट कर देंगे 169 का, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो साइड इंटू साइड होता है, तो आ जाएगा 13 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। अब मेरे को पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट। तो बेस मेरे पास है 28, हाइट मेरे पास है 13, तो काट देंगे 14 इंटू 13 विच इज़ इक्वल टू 182, मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
इसमें बोल रखा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये ट्रायंगल बना लिया मैंने ए बी सी। अब बोल रहा है ए डी एक मीडियन है, जी इज़ अ पॉइंट ऑन ए डी, तो पहले मीडियन बना देता हूँ ए डी, तो ये हो गया मेरा मीडियन ए डी। अब जी जो है वो पॉइंट है मीडियन के ऊपर, ये हो गया जी, जो डिवाइड कर रहा है ए डी को, ए जी रेशियो जी डी मेरे पास है 2:1, तो ए जी जो है ये 2 है और ये जी डी है 1, तो एक तरीके से पॉइंट जी है वो सेंट्रॉइड हो गया, क्योंकि सेंट्रॉइड भी 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन को। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी जी, तो बी डी जी बना लेते हैं पहले, ये हो गया हमारा बी डी जी एंड ए बी सी। तो ये मैं दिखा देता हूँ, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला एरिया हमसे पूछ रहा है, इसका रेशियो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल से। तो अब देखिए जो यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं ए बी जी और बी डी जी, जो सेम बेस पे बन रहे हैं ए डी पे। तो अगर मेरे को इनका रेशियो निकालना हो एरिया का, तो एरिया ए बी जी और एरिया बी डी जी अगर मैं करूँ तो दोनों सेम बेस पे बन रहे हैं, हाफ इंटू में इसका बेस है ए जी और इसकी हाइट है बी जी, और इसका जो बेस है वो है जी डी और इसकी भी हाइट है बी जी, तो बी जी से बी जी कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा। ए जी की वैल्यू है मेरे पास 2 और जी डी की वैल्यू है मेरे पास 1, तो यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है ये तो हो गया इसका एरिया 2 रेशियो में, और इसका हो गया 1, और मीडियन जो है वो ट्रायंगल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, तो यानी कि इस वाले पूरे ट्रायंगल का एरिया ए बी डी का एरिया हो गया रेशियो में, ए बी डी का एरिया हो गया 3, तो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 3 इंटू 2 6, तो ए बी सी का एरिया हो गया 6 यूनिट्स में। तो अब ये पूछ रहा है कि बी डी जी रेशियो में ए बी जी, बी डी जी रेशियो में ए बी सी, तो बी डी जी का एरिया हमने निकाला था 1 है यहाँ से, तो 1, और बड़े वाले का ट्रायंगल का 6 है, तो 1:6 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, इन अ ट्रायंगल ए बी सी ए बी रेशियो ए सी, यानी कि पहले ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, ये हो गया मेरा ट्रायंगल ए बी सी, ए बी रेशियो ए सी है मेरे पास 5:2, ये मेरे पास 5 है, ये मेरे पास 2 है। बी सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और ये बी सी जो है 9 सेंटीमीटर है। बी ए इज़ प्रोड्यूस्ड, ये बी ए को मैंने प्रोड्यूस कर दिया है टू डी, ये पॉइंट है डी, डी पॉइंट तक मैंने प्रोड्यूस कर दिया इसको। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए डी मीट्स बी सी एट ई, तो किसका बाइसेक्टर, सी ए डी का, यानी कि ये वाला जो बाइसेक्टर है वो बी सी से मीट कर रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं पे मीट कर रहा है, जिसका नाम हमने दे दिया ई, तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो गया ये। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर वाली थ्योरम लगेगी इसमें पूछ रहा है सी ई की लेंथ पूछ रहा है आपसे, सी ई की लेंथ कितनी होगी, तो इसका बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है रेशियो वाला, तो सी ई जो आपको निकालना है और उसकी बड़ी वाली साइड जैसे पूरे बेस की, तो बी ई, उसका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। कभी आप कंफ्यूज हो तो इसलिए बता देता हूँ, जो बड़ी वाली साइड होगी उसको इक्वेट भी करेंगे हम बड़ी वाली साइड से, याद रखने के लिए। तो जैसे बी यहाँ पे बड़ी वाली साइड है, तो 5 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा, तो सी ई निकालना ही है। और बी ई निकालने के लिए बी सी प्लस सी ई, बी सी की वैल्यू मेरे पास है 9, 9 प्लस सी ई इक्वल टू 2/5, बस। अब आपके पास सारी सब चीज़ें, बस सी ई निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 सी ई इक्वल हो जाएगा 9 2 18 प्लस में 2 सी ई, तो यहाँ से माइनस हो गया 3 सी ई इक्वल टू 18, यहाँ से 3 से कट जाएगा, तो सी ई की वैल्यू आ जाएगी 6। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं। x + 1/x की वैल्यू 7 है, आपको पावर 1 से पावर 6 पे जाना है, तो पावर 6 पे जाने के लिए पावर 3 पे जाके अगर उसका स्क्वायर कर देंगे तो पावर 6 पे पहुंच जाएंगे। तो पावर 3 पे जाने का फॉर्मूला होता है x³ + 1/x³ निकाल लेते हैं, जो दिया हुआ है उसका क्यूब यानी कि 7 का क्यूब, और प्लस में है तो माइनस कर देंगे, माइनस में 3 टाइम्स ऑफ जो दिया हुआ है, तो 7 का क्यूब होता है 343, इसमें से माइनस कर देंगे 21, 3 में से 1 गया 2, 34 में से 2 गए 32, 322 आ गया x³ + 1/x³। लेकिन अब हमको जाना है पावर 6 पे, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा तो पावर 6 आ जाएगा, x की पावर 6 + 1/x की पावर 6, तो 322 का स्क्वायर, सेम चीज़ यहाँ पे भी प्लस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस में 2, तो 322 का स्क्वायर और माइनस में 2, तो 322 का स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा अपने आप में, तो इसलिए इसको ऐसे कर लीजिए 300 + 22 का स्क्वायर माइनस में 2। 300 का स्क्वायर निकालना आसान है क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 जीरो के बाद 4 जीरो कर दीजिए। 22 का स्क्वायर आप सबको पता होना चाहिए 484 होता है, प्लस में 2ab यानी कि 22 × 3 होता है 66, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 132, 13200 माइनस में 2।
अब बस ये हम ऐड कर लेंगे 90,000 प्लस में 13,200, 0,0,2,3,1 और 484 में से 2 गए तो 482, 2,8,4,2,6,3,9,1,10 तो 103682। ये आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये सारे क्वेश्चंस जो हमने डिज़ाइन किए हुए हैं वो इस बेसिस में, जैसे एसएससी में आजकल पूछे जाते हैं, कुछ कैलकुलेटिव भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो आप देखते ही कर लोगे, लेकिन कुछ किसी किसी में टाइम भी लगेगा। तो जो आपको समझना है एक बार आप वो वीडियो पे पॉज करके दोबारा से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, √7 + √5 बाई √7 - √5 डिवाइड बाय √14 + √10। ये सब देख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखते ही पहले रैशनलाइजेशन करना है। √7 + √5 बाई √7 - √5, इसको रैशनलाइज कर देंगे तो क्या आएगा, √7 + √5, √7 + √5। तो इस √7 + 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, यानी कि 7 + 5 प्लस में 2√7 × 5 35। नीचे a² - b² वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, 7 - 5। अब ऐसे ही दूसरे वाली जो टर्म है उसको ले लीजिए। √14 + √10 जो है वो बन जाएगा 14 + 10 का होल स्क्वायर। √14 + 10 का होल स्क्वायर आएगा 14 + 10 प्लस में 2√140 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 14 - 10। तो यानी कि हो जाएगा आपका 7 + 5 यानी कि 12 प्लस 2√35/2। ऐसे ही डिवाइड में 14 + 10 24 प्लस 2√140 बाय 4 प्लस में √10 प्लस √5 जो गिवन था ही। तो ये रूट यहाँ पे 35 बनाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 35 × 4 रूट के अंदर। अब ये 4 है, बाहर आएगा तो ये 2 बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ से 2 से 2 काट सकते हैं। 6 प्लस √35 फर्स्ट टर्म हो गई, डिवाइड बाय ये पूरा ब्रैकेट में क्योंकि फर्स्ट टर्म है 24 प्लस 2 × 2, यहाँ से 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, √35 डिवाइड बाय 4 प्लस में √10 बाय √5। तो 6 प्लस √35 डिवाइडेड बाय, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 6 प्लस √35 प्लस में √10 बाय √5। तो ये कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 प्लस में √10 बाय √5। इसका अब रैशनलाइज कर दीजिए, √5 बाय √5 तो हो जाएगा 1 प्लस में √50/5। अब √50 को क्या लिख सकते हैं, 25 × 2 लिख सकता हूँ रूट के अंदर। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। तो हो जाएगा 1 प्लस में 5 √2/5। तो 5 से 5 कट के 1 प्लस √2 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 √2 + 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ वर्क इन 15 डेज। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। जो 25% काम करता है वो करता है 15 दिनों में, तो 100% काम कितने दिनों में करेगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 दिन। 60 दिन में ए पूरा काम कर लेगा। एंड देन बी, अब इसमें लिखा है 15 दिनों के लिए काम करता है वो। जैसे मान लीजिए अगर मैं मान लूँ कि मेरा टोटल काम जो है, टोटल वर्क ही मेरा 100 हो गया, टोटल वर्क मैंने कर दिया 100। अब वो बोल रहा है कि 15 दिन काम करता है और 100 काम मेरा टोटल है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, क्योंकि वो 60 दिन में पूरा काम करता है, तो ये हो जाएगा उसका एक दिन का काम 100/60। अब वो बोल रहा है 15 दिन काम करता है, तो 15 दिन काम कर लिया, तो यहाँ से काट के 4 से काट 25। तो यानी कि ए ने 15 दिनों में कितना काम किया है, ए ने 15 दिन में 25 काम कर लिया, डन हो गया। ये किसने करा है, ए ने। अब वो बोल रहा है कि जो बी अलोन कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज। तो 75 काम करा होगा किसने, बी ने। कितने दिनों में, 30 दिनों में। ये आ गई बी की एफिशिएंसी। इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट 50% ऑफ द सेम वर्क। तो यहाँ से इसको आसान सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, 15 से कट जाएगा 5/2। तो बी की एफिशिएंसी मेरे पास आ गई 5/2 और ए की एफिशिएंसी मेरे पास थी यहाँ से 100/60, क्योंकि पूरा काम वो करता है 60 दिनों में। तो ये हो गया आपका 5/3। 5/3 मेरे पास आ गई एफिशिएंसी ए की। अब इनको जोड़ लीजिए, ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5/2 प्लस 5/3 कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 2 10, 25/6। ये आ गई इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी। अब वो बोल रहा है कि 50% ऑफ द सेम वर्क। जब मेरा टोटल काम ही 100 है तो 50% मेरा हो जाएगा 50। यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए 50 मेरा हो जाएगा
50% काम हो गया मेरा। अब वो बोल रहा है दोनों कर रहे हैं साथ में, तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 25/6, तो ये 6 ऊपर चले जाएगा और यहाँ 25 से कट जाएगा ये 2 पे, तो 6 × 2 12 आ गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया आंसर। 12 दिन में 50% काम दोनों मिलकर कर लेंगे। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 11। ये आ गया चोर पुलिस का कंसेप्ट आ गया, जो हर बार एसएससी द्वारा पूछा जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। डिस्टेंस देखिए दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 195 मीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पे मेरा चोर है, यहाँ से उसको पुलिस आ रही है पीछे से, आगे की तरफ ही जा रही है पुलिस, यहाँ पे है। तो जो चोर की स्पीड है वो कितनी रखी है, द स्पीड ऑफ थीफ इज 22 किलोमीटर। ये 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं। ये ध्यान देना यहाँ पे मीटर में, और ये स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में है। ये 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और जो पुलिस की स्पीड है वो 27 किलोमीटर पर आवर है। चोर से तेज दौड़ रही है पुलिस। तो अब ये बोल रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल द थीफ हैव रन बिफोर बीइंग कॉट। अब वो बोल रहा है जब पुलिस उसको पकड़ लेगी चोर को, तो उस समय तक वो कितना भाग चुका होगा। तो पहले तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिए। दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाती है, तो रिलेटिव स्पीड आ गई इनकी 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है मेरे पास, 195 है डिस्टेंस जो कवर करना है। रिलेटिव स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम में पुलिस चोर को पकड़ेगी। अब ये पूछ रहा है कि लेकिन डिस्टेंस कितना कवर कर चुका होगा चोर। तो बस कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करने से अच्छा मैं यहीं से 195 5 × 5 कितना हो गया, इसको चलो ऐसे ही लिख दिया 5 × 5, ये 18 ऊपर चले जाएगा इंटू 18। चोर की स्पीड से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस। चोर की स्पीड है मेरे पास 22, लेकिन इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ से 5 से 5 कट गया, ये 18 से 18 कट गया, इस वाले 5 से ये कट जाएगा, तो 3 4 45 यानी कि 39 आ गया। तो 39 × 22 जो भी आएगा वो मेरा आंसर होगा। यहाँ पे भी देखिए यूनिट डिजिट 8 आएगी, लेकिन 2 ऑप्शन में 8 है, तो इसलिए सॉल्व भी करना पड़ेगा। 39 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 × 2 = 18, कैरी 1 3 2 78, यहाँ पे भी 78। तो 8 8 7 15 8 8 5 8 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारा आंसर। अभी आ गया क्वेश्चन नंबर 12। अ फादर गिव्स 8% ऑफ हिज मंथली इनकम टू हिज 2 सन्स एज पॉकेट मनी। तो पापा की सैलरी है 100A, जिसमें से वो 8% जो है वो देता है अपने बच्चों को, 8A, ठीक है। द एल्डर सन गेट्स 85% ऑफ द टोटल अमाउंट। तो इस 8A में से भी 85% यानी कि 85% ऑफ 8A वो मिल जाता है बड़े वाले लड़के को। गिवन टू बोथ सन्स ही स्पेंड 90% ऑफ द अमाउंट एंड सेव्स ₹17 बचाता है। 90% खर्च कर देता है, तो बचाता कितने, 10% बचाता है। तो ये हो गया 10%, और उसकी वैल्यू कितनी है, ₹17 बचा रहा है इन सब की। व्हाट इज द फादर्स मंथली इनकम, तो आपको 100A की वैल्यू बताने की, ये कितना है 100 है। पापा की इनकम कितनी है, तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा यहाँ से आसानी से। ये 17 से 85 कट जाएगा, 5 पे 17 पंजे 85। इस 5 से मैं ये काट दूंगा 2, और इस 2 से मैं ये 8A को काट के 4A लिख सकता हूँ। तो जितना कट जाए उतना आसान है। 4A इक्वल हो जाएगा आपके 100 के, क्योंकि 100 इधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में। अब मेरे को 100A की वैल्यू निकालनी है, तो बस अगर मैं इस 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 100A बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100A की वैल्यू आ जाएगी मेरा 2500 रुपये। तो ये 2500 रुपये मेरे पास आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल गुड्स हैविंग अ कॉस्ट प्राइस। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका वो वाला जिसमें मतलब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला सवाल है, जो 800 ग्राम देता है 1 किलो की जगह पे। तो अब शॉपकीपर क्लेम कर रहा है जो उसका कॉस्ट प्राइस है, जो उसको पड़ा है चीज़ें खरीदते हुए, वो 23 रुपये है। लेकिन वो ये भी बोल रहा है कि जो वो सेलिंग प्राइस दे रहा है वो लोगों को, वो 20 रुपये के हिसाब से दे रहा है। वो कह रहा है कि मैंने खरीदा तो 23 रुपये में, लेकिन मैं बेच रहा हूँ 20 रुपये में। लेकिन वो जो वेट्स में अपनी घपलेबाजी कर रहा है, और वो 1 किलो की जगह पे 1 किलो 1000 ग्राम की जगह पे मेरे को दे रहा है सिर्फ 800 ग्राम। तो अगर मैं ये पता कर लूँ कि मेरे को उसने 800 ग्राम कितने रुपए में खरीदा था, तो उस हिसाब से मैं निकाल सकता हूँ कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो अब देखिए 1000 ग्राम जब वो चीज़ खरीदता है तो वो 23 रुपये में खरीदता है 1000 ग्राम। तो यहाँ से 1 ग्राम पता चल जाए कितने में खरीदते हैं, 23/1000 रुपये में खरीदेगा 1 ग्राम। अब ऐसे ही 800 ग्राम निकालना है आपको, तो 800 ग्राम कितने में खरीदेगा, वो खरीदेगा 23/1000 इंटू में 800। अब इसको काट लीजिए
ये कट गया 5 पे, 200 से कट जाएगा 4 पे, तो ये आ गया आपका 92/5। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए, ये आ जाएगा आपका 5 से कट जाएगा आसानी से 18.4। तो अब देखिए सब कुछ आपके पास 18.4 रुपये की चीज़ खरीद रहा है, क्योंकि जो 800 ग्राम जब वो बेच रहा है तो उसको 800 ग्राम पड़ रहा कितने में, 18.4 में, लेकिन वो बेच रहा है 20 रुपये में। तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 1.6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है उसको। कितने पे प्रॉफिट हो रहा है, 18.4 पे प्रॉफिट हो रहा है, इंटू में 100। तो ये पॉइंट से पॉइंट काट लीजिए। अब आप इसको काटेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 इंटू 4 16, 4 4 जा 16, 224 4 6 पे, तो ये हो गया 2, ये हो गया 23। तो ये आ गया आपका 2 इंटू में 100, यानी कि 200/23। अब देखिए सारे ऑप्शंस मिक्स फ्रैक्शन में, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 200/23, तो 23 के टेबल में 23 इंटू 4 92 होता है, 23 इंटू 8 करके दीजिए। 23 इंटू 8 कितना होता है, 8 3 24, 8 2 16, 184। तो ये हो गया 8 पे 16। तो ये आ गया आपका आंसर, यहाँ पे लिख देता हूँ 16, रिमाइंडर सबसे ऊपर लिखेंगे, कितने पे कट रहा है, 8 पे और 23। तो यानी कि आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। टू क्लियर द स्टॉक ऑफ गुड्स अ डीलर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन द मार्क प्राइस। ही स्पेंड्स ₹8x ऑन एडवर्टाइजिंग द डॉक्यूमेंट डिस्काउंट ऑफर। द टोटल कॉस्ट ऑफ हिज गुड्स आर 25,000। तो यहाँ से चीज़ शुरू होती है। ये जो कॉस्ट प्राइस है, वो जो उसके गुड्स का जो CP है वो है 2,50,000 रुपये। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि अब SSC कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड द मार्क प्राइस इज 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। जो मार्क प्राइस है वो 10% ज़्यादा है इसका, तो यानी कि 110/100। सीधा ऐसे 110% निकाल लूँगा इसका, तो मार्क प्राइस आ जाएगा मेरे पास। तो 0 से 0 कट गया। अब 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 आएगा, और 2 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो लगा दीजिए। तो ये मेरे पास आ गया मार्क प्राइस। अब वो बोल रहे हैं कि वो डिस्काउंट देता है इस पर 8% का। तो अब वो इस पर 8% का डिस्काउंट देगा, तो वो मेरे को 92% की चीज़ पड़ेगी, जो मेरा SP हो जाएगा वो 92% हो जाएगा इस पर। 275,000 काट दिया मैंने। अब 275 को 95 से 92 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 दूनी 10, कैरी 1, 27 दूनी 54, 55, 9 पंजे 45, 4 कैरी में, 7 नीम 63, 63 और 4 67, 6 9 दूनी 18, 6 24, 0 5 और 5 10, 7 5 12 13, 5 और 2, तो यानी कितना आ गया ये आ गया मेरे पास 25, 3 0 0 और 1 0 ये वाला यहाँ से ले लेंगे, तो ये आ जाएगा क्या 2,53,000। तो यानी कि ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया 2,53,000 रुपये। लेकिन देखिए इसने क्या बोला है कि जब वो चीज़ें बेचता है तो उसको ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। तो याद रखना उसने कुछ पैसे एडवर्टाइजिंग में भी लगाया था, तो वही पूछ रहे हैं कि कितने एडवर्टाइजिंग में लगाया था। अगर मैं 2,53,000 में बेच रहा हूँ, जबकि जो मेरे को पड़ा है 2,50,000 में, उसके बाद भी मेरे को कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब तो यही है कि मैंने 3,000 रुपये जो है वो एडवर्टाइजमेंट में लगा दिए। तो इसलिए जो SP है 253,000, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ अपना कॉस्ट प्राइस 25,000, तो पता चल जाएगा मेरे को X की वैल्यू क्या है। तो यहाँ से आएगा 3,000 रुपये। 3,000 रुपये जो है वो X मैंने एडवर्टाइजमेंट में अपना इतना पैसा लगा दिया, जिसके बाद मेरे को ना कुछ प्रॉफिट हुआ है ना कुछ लॉस हुआ है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 15। अ फार्मर बोरोड ₹1,32,000 फ्रॉम अ मनी लैंडर टू कल्टिवेट हिज फील्ड। द इंटरेस्ट रेट जो है उस पर 12.5% का इंटरेस्ट लग रहा है, 12.5% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है पर एनम के हिसाब से। लेकिन उसने जो है अपना लोन भी चुका दिया 2 साल बाद इतने पैसे दे के, एंड हिज स्कूटर। तो वो पूछ रहे स्कूटर का प्राइस क्या है। तो देखिए पहले तो इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, जो रेट है 12.5 है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 125/10 इंटू 100, परसेंटेज हटा दूंगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 25 से काटूंगा 5, 4, 5 से काटूंगा 1, 2, तो आ गया 1/8। तो नहीं हर साल ये ऐसा हो रहा होगा, 8 से 9 हो रहा है, और 64 से 81 हो जाएगा 2 साल में। अब देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास 64 की वैल्यू है। मेरे को पता है 64 किसके बराबर है, 64 मेरा बराबर है 1,32,000 रुपये के। मेरे को निकालनी है 81 की वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लूँ, इसको काट दूँ, इसको मैं काट देता हूँ 8 से, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 5 52, 8 6 जा 48, तो यानी कि 4 40, 5 पे, तो ये आ गई 16,500।
अब इसको मैं दोबारा काट लूँगा, 8 को दोबारा से काट के देखते हैं, पहले एक बार देख लूँ सही काटा है। 8 एकम 8, 5 53, 53 6 48, 5 52, 8 5 52, 52 6 48, 4 40, 5 2 0, ठीक है। अब इसको 8 से काट लेंगे, 20, 5 0, 8 6 जा 48, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 0.5। तो ये मेरे पास एक की वैल्यू हो गई, एक की वैल्यू है मेरे पास 2062.5। अब मेरे को 81 की निकालनी है, तो 81 की निकालने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2062.5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 81 से। अभी मैं पॉइंट हटा रहा हूँ, तो 5 2 6 0 2, 8 5 जा 40, 4 8 2 16 20, 2 8 6 जा 40, 8 50 का 0, 5 8 0 0 5, 8 दूनी 16, तो 5 2 6 0 5 2 7 6 1, यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा, तो ये आ गया 167,062.5। ये आ गया मेरा जो टोटल अमाउंट, 81 की वैल्यू आ गई मेरे पास ये। अब उसने दिया कितना है, उसने जो पेमेंट करी है 107,062.5 की दिया है, और साथ में एक स्कूटर दिया है, तभी जाके उसका जो सेटलमेंट है वो हुआ है। अब इसको माइनस कर देंगे, 0 0 0 0 0, और 6 में से 10 गया 6, यहाँ पे पॉइंट है, तो यानी कि 60,000 रुपये उसकी स्कूटर की वर्थ थी, जिसके बाद ये जो सेटलमेंट हुआ है वो पॉसिबल हुआ है। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। इफ द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 65 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 26। ये थोड़ा आसान सवाल है। देखिए, जो पॉजिटिव नंबर है दोनों, उनका जो सम है x प्लस वाई, मैंने दो नंबर ले लिया x प्लस वाई, उनका जो सम है मेरे पास 65 है। एंड द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, और जो उनके स्क्वायर रूट यानी कि प्रोडक्ट हो गया एक्स वाई, उसका स्क्वायर रूट जो है वो 26 है। अब मेरे से पूछे सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मेरे से ये पूछ रहा है 1/x प्लस 1/y, ये पूछ रहा है मेरे से, तो सीधा इसको सॉल्व कर लेंगे। y प्लस एक्स बाई एक्स वाई हो जाएगा ये, तो y प्लस एक्स या x प्लस वाई दोनों सेम चीज़ है, यानी कि 65। और ये एक्स वाई पूछा है मेरे को, यहाँ पे एक्स रूट एक्स वाई है, तो यानी कि 26 इंटू 26 कर दूंगा तो एक्स वाई आ जाएगा। अभी 13 से कट रहा है, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, तो यानी कि 5/52 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आपको बता दूं, जैसे ये 433 है और इसकी पावर 24 है, और जो दूसरी चीज़ है वो 377 है, उसकी पावर 38 है, और तीसरी चीज़ में देखिए 166 की पावर 55 है, लेकिन 6 का जो यूनिट डिजिट होता है वो हमेशा 6 ही रहता है, चाहे 6 की पावर 1 हो, चाहे 6 की पावर 2 हो, चाहे 6 की पावर 3 हो, तो वो 6 ही रहेगा। तो इसमें ये चीज़ को अभी ज़्यादा फोकस ना करें, ये दो चीज़ें देखिए। अब जो 3 का है उसका मैं आपको कंसेप्ट बता दूँ, 3 की पावर 1 3 होती है, ये 4 वाला रूल फॉलो करता है। 3 की पावर 2 9 होती है, 3 की पावर 3 में यूनिट डिजिट 7 होती है, 27 का 7, और 3 की पावर 4 में 81 का 1 होता है। इसके बाद ये यही सेम चीज़ें रिपीट होती है, तो 4 के मल्टीपल में चलती हैं चीज़ें, और ऐसे ही 7 का भी होता है। 7 की पावर 1 7 होती है, 7 की पावर 2 में यूनिट डिजिट जो होता है वो 9 होता है, 7 की पावर 3 में जो यूनिट डिजिट होता है वो 3 होता है, और 7 की पावर 4 में फिर दोबारा से यूनिट डिजिट 1 होता है। तो यहाँ पे भी ये सेम चीज़ें फॉलो होती हैं, यहाँ पे भी ये सेम चीज़ें फॉलो होती है। अब देखिए 433 की पावर 24 है, 4 का मल्टीपल है, तो यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ पे यूनिट डिजिट। अब यहाँ माइनस में माइनस लिख दीजिए, यहाँ पे 370 की पावर 38 है, 36 4 का मल्टीपल होता है, उसके बाद 2 37 38, यानी कि 7 की पावर 2 बचेगा, तो यानी कि यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आएगा वो 9 आएगा। और यहाँ पे आपको मैंने बताया 6 का यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहता है, चाहे कोई सी भी पावर हो। अगर 6 की पावर 0 हो गई तब तो आंसर 1 होगा, लेकिन उसके बाद अगर 6 की पावर 1 है, 6 की पावर 2 है, तो यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। तो ये हो गया 1 - 9 + 6, तो यानी कि 1 + 6 हो गया 7 - 9 यानी -2। लेकिन -2 कभी भी यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, तो 10 में से -2 कर देंगे तो 8 हमारे पास यूनिट डिजिट आ गया, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 68 मीटर एंड बेस डायमीटर। डायमीटर दे रखा है 28, तो रेडियस कितना हो जाएगा, आधा कर दो 14 आ जाएगा रेडियस। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया मेरे को पता है सिलेंडर का 2πr/h होता है, तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो भी मेरे को पता है 2πr ब्रैकेट में r+h होता है। अब इसका डिफरेंस पूछ रहा है, तो बस कुछ नहीं, 2πr r+h में से माइनस कर दो 2πr/h, तो डिफरेंस निकल जाएगा। तो 2πr कॉमन ले लूँगा मैं, r+h में से माइनस कर दूंगा h, तो यहाँ से h से h कट गया, तो हाइट का कुछ काम ही नहीं है, हाइट दे रखी है कि नहीं दे रखी है, दे रखी थी लेंथ। लेकिन अब देखिए तो ये आ गया 2πr²,
बस अब सॉल्व कर लीजिए, सब चीज़ें हैं मेरे पास। 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है 14 इंटू 14, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। 2 22 इंटू में 14 इंटू 2 28, 28 इंटू 2 56। आपने देखा होगा मैं ऐसे 11 के मल्टीपल को लास्ट में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है। बस यहाँ पे फिर मेरे को एक ही बार मल्टीप्लाई करनी है। 56 इंटू 2 612 कैरी 1 112। अब मेरे को पता है ये भी सेम चीज़ है, तो यही आएगा 112। 2 3 2 1 1 2 3 2 मेरा आंसर आ गया। 1 2 3 2 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं अब। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 36 यूनिट्स। तो पेरीमीटर है मेरे पास यानी कि 3a, क्योंकि ट्राइंगल की 3 साइड होती है, उनका सम मेरे पास है 36। इट्स एरिया कैन नॉट बी मोर देन। ओहो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आजकल एसएससी ऐसे लॉजिकल मतलब थोड़े बहुत आपका दिमाग यूज़ करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास 3 ट्रायंगल हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों का पेरीमीटर सेम है। अगर तीनों का पेरीमीटर सेम है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, तो जो ट्रायंगल होगा जिसका सबसे ज़्यादा एरिया होगा वो हमेशा ही इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे 3a की वैल्यू मेरे पास 36 है। मैं कंसीडर करता हूँ कि मेरा जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया होता है √3/4 इंटू में a स्क्वायर, यानी कि √3/4 इंटू में 12 इंटू में 12, तो 4 से गया 3, तो ये आ गया 36√3। तो ये मैक्सिमम एरिया हो सकता है किसी भी मतलब अगर पेरीमीटर 36 यूनिट है तो किसी ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है? 36√3। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। चलते हैं आगे। ये आ गया मिक्सचर का सवाल आ गया। 2 एलॉय हैं ए और बी, उनका रेशियो दे रखा है लेड और टिन का। ये मैंने लिख दिया ए, ये मैंने लिख दिया बी। यहाँ से आपका थोड़ा जी के भी कवर हो जाएगा। लेड का सिंबल होता है पीबी और टिन का सिंबल होता है एसएन। तो लेड और टिन का जो रेशियो दे रखा है वो मेरे को दे रखा है 5:3 है मेरा ए में और 3:1 है मेरा बी में। 3:1। अब ये बोला टू फॉर्म अ न्यू अलॉय 80 kg ऑफ एलॉय ए। अब ये नया इसका जो कंपोजिशन मैंने लिया है वो 80 kg लिया है, तो यानी कि ये मैंने कंपोजिशन लिया 80 kg और बी का कंपोजिशन मैंने लिया वो 100 kg लिया है। तो अब पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टिन, टिन का अमाउंट कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 और 3 8 की वैल्यू मेरे पास 80 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो यहाँ पे सिर्फ टिन से मतलब है मेरे को, तो अभी मैं लेड को नहीं छेड़ूंगा, टिन देख लूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास टिन का कंपोजिशन था 5:3, तो 10 इंटू 3 30 हो गया मेरा। यहाँ पे टिन की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ से 30। और यहाँ पे देखिए 4 की वैल्यू 3:1, 3 + 1 4 है, 4 की वैल्यू 100 है, एक की वैल्यू कितनी हो गई 25। और यहाँ पे मेरा टिन कितना है? सिर्फ एक है, तो यानी कि 25 आ गया मेरा यहाँ पे टिन। अब बस मेरे से पूछ रहा है व्हाट विल बी इन केजी पूछा है और कुछ भी नहीं पूछा, इसको बस ऐड करो तो 55 मेरा आंसर आ गया। टिन का जो मेरा कंपोजिशन होगा 55 किलो होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं 21 नंबर सवाल। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अगर इसका आपको फॉर्मूला या नहीं पता कि कैसे अप्रोच करना है तो इसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। मिल्क और वाटर का क्वेश्चन है, मिक्सचर वाला। मिल्क और वाटर का कंपोजिशन आपको पता है, टोटल जो है वो 100 लीटर है। 100 लीटर आपके पास मिक्सचर है शुरू से, और इसमें जो इसका कंपोजिशन है वो 2:3 में है। अब वो बोल रहा है कि 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड वाइल विद मिल्क। मैंने 10 लीटर निकाला और उसको सिर्फ मैंने मिल्क से रिप्लेस करा है, और सेम प्रोसेस मैंने 2 बार और रिपीट करा है। तो फाइनल कंपोजिशन बतानी है मेरे को, फाइनल मिक्सचर में मतलब जो मिल्क का कितना परसेंटेज होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बहुत आसान, जो मैं आपको बता दूं। फाइनल कंपोजिशन जो होती है वो इक्वल होती है इनिशियल इंटू में 1 माइनस जितना हमने रिप्लेस किया होता है बटे में टोटल, और जितनी बार किया होता है एन, यहाँ पे होता है एन, जितनी बार किया है। तो अब देखिए जो फाइनल कंपोजिशन मेरे को निकालनी है, इनिशियल कंपोजिशन मेरे को पता है, बार बार मेरा मिल्क से रिप्लेस हो रहा है, तो इसमें आप वो चीज़ लिए जो दोनों में से जो चीज़ नहीं रिप्लेस हो रही, जो वाटर है वो नहीं रिप्लेस हो रहा। तो वाटर की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है मेरे पास? 2:3, यानी कि 5 की वैल्यू मेरे पास 100 है। अब मेरे पास 5 की वैल्यू 100 है, तो इसको काटूंगा तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी 20। तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी वाटर की कंपोजिशन आ जाएगी 60। इनिशियल वैल्यू मेरे पास 60 है वाटर की। अब रिप्लेस कितना कर रहा हूँ मैं? हर बार 10 लीटर रिप्लेस कर रहा हूँ। टोटल कितना है मेरे पास? 100 है। और कितनी बार किया है? एक बार पहले किया, फिर 2 बार दोबारा, तो टोटल 3 बार किया। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो 60 इंटू में 10-1 9/10 इंटू में 9/10 इंटू में 9/10, 3 बार लिख लिया। एक जीरो से एक जीरो काट दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए।
9 का क्यूब आपको पता होगा 729 होता है, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 9 जा 54, 5 कैरी में, 6 0 12, 17 कैरी 1, 7 6 जा 42 और कैरी 1 था तो 43 हो गया। तो क्या 4374 डिवाइड बाय 100, तो यह 43.74। ये आ गई आपकी पानी की कंसंट्रेशन फाइनल। लेकिन इसमें किसकी पूछी, आपकी मिल्क की पूछी है, तो 100 में से माइनस कर दीजिए। 100.00 2 पॉइंट ले ले, 0 पॉइंट के नीचे 0.43 माइनस कर दूंगा। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5, तो 56.26% आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर 1। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 22, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार आप सब पहले खुद ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर जिसको इसका फॉर्मूला नहीं पता वो या तो बहुत टाइम लगा देगा, उससे होगा ही नहीं। ये डायरेक्ट साइन 3a का फॉर्मूला लगता है इसमें। साइन 3a का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो होता है 3 sin a माइनस में 4 sin क्यूब a। अब देखिए ये साइन क्यूब दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे बस इसको, ये जो डिनोमिनेटर है मेरा 4/3, इसको इधर ले जाके पूरे में करना है। तो जो है 3 sin 10 डिग्री माइनस में 4 sin क्यूब 10, टोटल 3। तो अब ये मेरा बन गया 3 sin a माइनस में 4 sin क्यूब a, तो यानी कि कितना हो गया ये हो गया sin 3a, sin 3 और a कितना है मेरे पास 10 डिग्री बाय 3, तो यानी कि sin 30 डिग्री बन गया। sin 30 डिग्री बाय 3, इसकी वैल्यू आपको पता होगी, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और डिवाइड में 3 है, तो 1/6 हमारा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। जो रेडियस है मेरे पास वो 14 सेंटीमीटर है। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर। तो सीधा बना ही लेते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, या बनाने की जरूरत ही नहीं है, पेरीमीटर निकालने से। तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू में 2πr, जैसे हम सर्कमफेरेंस निकालते हैं 2πr प्लस में 2r, बस इतना सा डिफरेंस है। पेरीमीटर में ये चीज़ आपको ऐड करनी है। थीटा हमारे पास कितना है 45 डिग्री है, 45/360 इंटू में 2 इंटू में 22/7 और रेडियस है हमारे पास 14 प्लस में 2 इंटू में 14। तो इसको काट लीजिए, 45 को 360 से काटूंगा तो कितना 8 पे जाएगा, यहाँ से 2 पे जाएगा, और यहाँ से काट लीजिए, ये 2 2 जा 4, ये गया 2 पे, 4 2 जा 8 और ये 2 11, तो यहाँ से मेरा बचेगा सिर्फ 11 प्लस में 14 इंटू 28, तो ये आ गया 39 आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो पहले सर्कल बना लेते हैं जिसमें एक सेंटर है ओ। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी रखनी पड़ेगी। अगर आप फिगर बनाना सीख गए तो आपका आधा क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाएगा। एक कॉर्ड है ए बी, लेकिन एक ए बी सी है, पूरी एक आर्क है ए, मैंने पूरी एक आर्क बना दी। यहाँ पे एक पॉइंट है बी, यहाँ पे एक पॉइंट बी है ए, ये हो गया ए सी, ये एक कॉर्ड है ए बी और ये पूरी एक आर्क है ए बी सी। ये सेंटर पे एक एंगल बना रही है 138 डिग्री का, तो ये बना दिया मैंने सेंटर। यहाँ पे इसका एंगल बन रहा है 138 डिग्री, यह 138 डिग्री का एंगल बना रही है। जो ए बी है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं पॉइंट पी तक, तो ये ए बी मैंने प्रोड्यूस कर दी पॉइंट पी तक। अब ये पूछ रहे हैं सी बी पी, ये एंगल मेरे से पूछ रहा है कि सी बी पी एंगल क्या है, एंगल सी बी पी की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू। अब देखिए एक बहुत ही आसान मतलब बढ़िया कंसेप्ट है। ये आपको पता हुआ है कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल बनाती है सर्कमफेरेंस पे उसका आधा एंगल बनाती है। तो मैं ये एंगल निकाल लूँ, अगर लेट से मैं इस पॉइंट को नाम दे दूँ डी, तो मेरा जो एंगल ए डी सी होगा वो इक्वल होगा मेरा हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी के, क्योंकि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है उसका हाफ जो होगा वो मेरा सर्कमफेरेंस पे बनेगा। तो यानी कि 138/2, तो यानी कि इसको काट देंगे 69 डिग्री मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा 69 डिग्री। अब देखिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनेगा, ये ए बी सी डी, ये मेरा जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यानी कि जो एंगल ए डी सी होगा प्लस में एंगल ए बी सी, ये 180 डिग्री होगा। अब 180 डिग्री निकालने के लिए ए डी सी मेरे को पता है 69 डिग्री है, एंगल ए बी सी मेरे को यहाँ से पता चल जाएगा कितना है। तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी मेरी 180 - 69 विच इज़ इक्वल टू 111।
111 डिग्री आ गई मेरी ए बी सी की वैल्यू। अब ये वाला एंगल मेरे को पता है ए बी सी, मेरे को निकालना है थीटा। तो ये देखिए एंगल ए बी सी प्लस जो मेरा थीटा जो मेरे को निकालना है 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर का कंसेप्ट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेंगे 180 डिग्री का बनेगा लीनियर पेयर से। तो यहाँ से मेरे को इसकी वैल्यू पता है 111 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरी थीटा की वैल्यू आ गई 69 डिग्री। तो यही हो गया मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, CGL 2024 में ही आया हुआ है। ये देखते हैं आज की शाम का लास्ट क्वेश्चन, SSC MTS में पूछा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, देखते हैं कैसा है। ऐसे सवाल को बताने के लिए मतलब मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप पहले इनको छोटी छोटी टर्म्स में तोड़ लीजिए। जैसे पहले आप इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए और फिर सबको एक साथ इक्वेट करिए। जैसे ये है 4 माइनस 2/1 प्लस में 2/1 माइनस 1 2 प्लस 3/4। जैसे ये जो टर्म है यही सबसे कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा आपको इसमें। तो पहले आप इसको सॉल्व करना शुरू करिए और इसको सॉल्व करने का तरीका होता है नीचे से लेके चलिए। 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, तो जाएगा 11 और ये वाला 4 जो है ऊपर चले जाएगा यहाँ पे, तो ये 4/11 साथ में 1 माइनस का 1 माइनस 4/11। सिर्फ मैं इतनी टर्म को कर रहा हूँ अभी, सिर्फ इतनी टर्म करे तो ये हो गया 1 माइनस 4/11। अब 11 में से 4 गए कितना बचेगा 7, और ये वाला 11 जो है अभी ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 22, इस वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गए और यहाँ पे 1 प्लस 22/7। अब ये 7 प्लस 22 कितना हो जाएगा 29। अब ये वाला 7 जो है यहाँ से ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 14, 4 माइनस 14/29। ये हमारी फाइनल टर्म बचेगी 4 माइनस 14/29 विच इज़ इक्वल टू 116 माइनस 14/29। तो ये हो जाएगा 102/29। ये हो गया डिवाइडेड बाय 1 बाय, इस मिक्स फ्रैक्शन में इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 17/12। ये का मतलब होता है ऑफ, 72/145 माइनस में इसको सॉल्व करेंगे, यहीं पे कर देता हूँ 4 प्लस में 3 डिवाइड बाय 0.5 माइनस 1। अब 0.5 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 6 में से एक गए 5, 5 प्लस 4 9। तो ये हो गया यहाँ पे माइनस में 9। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा, यहाँ से लेके है यहाँ तक, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है जो हमारे पास आया है सॉल्व करके। तो 102/29 डिवाइड में ऑफ है तो 17 इंटू 72/12 इंटू 145 माइनस में 9। अभी डिवाइड है तो डिवाइड करने के लिए हम इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको जो है रिवर्स कर देंगे। डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज़ें उल्टी हो जाती है, तो 12 इंटू 145 ऊपर आ जाएगा और 17 इंटू 72 नीचे आ जाएगा माइनस में 9। अब इसको काट लीजिए, 17 से ये कट जाएगा, 17 6 102 होता है, 29 से ये कट जाएगा, 29 इंटू 5 145 होता है, और 12 से ये कट जाएगा, 12 इंटू 6 होता है 72, तो 6 से दोबारा 6 कट जाएगा, तो फाइनल आ गया 5 माइनस में 9, 5 माइनस में 9 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का 4, माइनस का 4 आ गया हमारा इसका आंसर, -4 है ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका आंसर। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास भी ख़त्म होती है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितने सवाल सही करे, कितने सवाल आपको इसमें से अच्छे लगे, और अगर आपको हमारी क्लास सही लगी हो तो लाइक वगैरह करिए और बताइए कमेंट सेक्शन में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।